हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड डेल सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में, खेतों में, यहाँ तक कि आपके घर के बगीचों में पौधे, जानवर और इंसान किस अदृश्य नियम से जुड़े रहते हैं? तो जो ये अद्भुत रिश्ता है, इस अद्भुत रिश्तों को ही कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण के बारे में। तो चलिए, जब से सबसे पहले हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे, आप एक बार कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में खड़े हैं, वहाँ पेड़ है, मिट्टी है, नदियाँ है, चिड़िया है और जानवर भी है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन कोई अकेला नहीं है, सब एक दूसरे पर ही निर्भर है। तो यही है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो इसमें परिचय में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों को दर्शाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जीव कैसे अपने चारों ओर के भौतिक मिट्टी, पानी, हवा और जैविक पौधे, जानवर, घटकों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। इस संतुलन से जीवन चक्र चलता है। तो यही हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों की कहानी, यानी कि मिट्टी, हवा, पानी, साथ ही पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। तो जो अब हमारा इकोसिस्टम है उसके हम अवधारणा को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम समझ लेते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है। फर्स्ट हमारा जैविक घटक, दूसरा हमारा अजैविक घटक। तो जैविक घटक में हमारे आते हैं जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि, ये सभी हमारे जैविक घटक होते हैं। वही जो हमारे अजैविक घटक होते हैं उसमें आता है हवा, पानी, मिट्टी, धूप आदि, ये सभी हमारे अजैविक घटक होते हैं। तो जैसे एक नाटक में कलाकार और मंच दोनों जरूरी है, वैसे ही जीवन के मंच पर जैविक और अजैविक दोनों मिलकर ही ये खेल चलाते हैं। यह सब मिलकर जीवन के लिए आवश्यक है, ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र होगा आपका जैव प्लस अजैव घटकों का समूह। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इन दोनों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का जो आदान प्रदान है वो होता रहता है, जिससे जो जीवन का चक्र है वो लगातार चलता रहता है। तो यही थी हमारी पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना देख लेंगे। आखिरकार जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो आखिर बना किस तरीके से है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। इसमें दो मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। तो जो संरचना है उसको समझने के लिए हमें दो हिस्सों को देखना होगा। पहला हमारा जैविक घटक और दूसरा हमारा अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम जैविक घटक देखेंगे। जैविक घटक में हम सबसे पहले देखेंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, जो कि पौधे होते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। तो पौधे हमारे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं।
उसके बाद हमारे आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, जिसमें जानवर आते हैं जो पौधों का अन्य जानवरों को खाते हैं। तो उपभोक्ता जो हो गए, उपभोक्ता आपके तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम उपभोक्ता में आते हैं आपके खरगोश और हिरन जो कि पौधे खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में आपके क्या आते हैं, लोमड़ी और मेंढक जो कि आपके शाकाहारी लोग होते हैं। तृतीय उपभोक्ता में आपके आते हैं शेर, बाघ जो सबसे ऊपर के शाकाहारी होते हैं। तो ये तो हमारा उपभोक्ता हो गए। इसके बाद जो हमारे थर्ड आते हैं वे हमारे आते हैं अपघटक। तो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फफूंद। तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वे मृत जीवों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्व लौटाते हैं, उनको ही हम अपघटक कहते हैं। तो एक तरीके से आप देखिए, ये हमारे फूड चेन के रूप में काम करता है कि सबसे पहले उत्पादक रहता है, उसके बाद उत्पादक उपभोक्ता को खा लेता है और फिर अपघटक उनको भी खा लेता है। तो यही था हमारा जैविक घटक। इसके बाद जो हमारा दूसरा आता है हिस्सा, वो हमारा दूसरा हिस्सा आता है अजैविक घटक का, जिसमें हम धूप, तापमान, हवा, पानी, खनिज, मिट्टी आदि। तो जो सूर्य की रोशनी हो गई, पानी हो गया, तापमान हो गया, खनिज मिट्टी हो गई, ये सभी हमारे अजैविक घटक हो गए। तो जैव प्लस अजैव घटकों के आपसी संबंध से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। तो जब जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आपस में संबंध बनाए रखेंगे तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन है वो बना रहेगा। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए, अगर जंगल में अपघटक ना हो तो क्या होगा। पत्तियां, जानवरों के शव, कचरा सब जमा हो जाएगा, लेकिन अपघटक इस कचरे को मिट्टी में बदलकर जीवन को नया जन्म देते हैं। तो इसी तरीके से जैविक और अजैविक घटक मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं। तो यही थे हमारे दो मुख्य भाग जिससे हमने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो अब हम पारिस्थितिकी पिरामिड को देख लेते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे ग्रास है, उसके बाद ग्लास होपर है, उसके बाद फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक है और एंड में हमारा ईगल है। तो अब हम आते हैं पिरामिड पर। यह हमें बताता है कि ऊर्जा और जीवन किस तरह अलग अलग स्तरों पर बटा हुआ है। तो यह खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या, बायोमास या ऊर्जा को दर्शाता है। तो ये जो पिरामिड होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा संख्या का पिरामिड, दूसरा हमारा बायोमास का पिरामिड और तीसरा हमारा ऊर्जा का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड वो होता है जो हर स्तर पर जीवों की संख्या बताता है, उसे हम संख्या का पिरामिड कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक पेड़ पर सैकड़ों कीड़े, उन पर कुछ पक्षी और उन पर बाज। दूसरा हमारा आता है बायोमास का पिरामिड, जो कि हमें बताता है कुल द्रव्यमान अर्थात मास। तो कुल द्रव्यमान को दिखाता है हमारा बायोमास का पिरामिड। उदाहरण के लिए आप एक घास का मैदान है, घास का वजन ज्यादा, शाकाहारी कम और मांसाहारी उससे भी कम। तीसरा आता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी आता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह जो शीर्ष स्तर पर सबसे कम होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है यह सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड माना जाता है, क्योंकि इसमें नीचे उत्पादकों जो कि पौधे होते हैं तो उनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और ऊपर जाते जाते जो ऊर्जा है वो घटती जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा नीचे से ऊपर की ओर घटता है। साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को समझने में मदद करता है। तो आप एक तरीके से ऐसे मान के चलिए जैसे एक मोबाइल की बैटरी है जो चार्जर से पूरी तरह चार्ज होती है लेकिन हर इस्तेमाल में थोड़ा थोड़ा घटते जाती है, ठीक वैसे ही ऊर्जा भी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। तो यही था हमारा पारिस्थितिकी के पिरामिड, जिसका हमने अवधारणा भी समझ ली और उसका प्रकार भी समझ लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारिस्थितिक वंशक्रम अर्थात इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की जगह दूसरा लेता है। जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है वो एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे में बदल जाता है। तो उसको ही हमने पारिस्थितिक वंशक्रम कहा है। तो ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं, पहला हमारा प्राथमिक वंशक्रम, दूसरा हमारा मध्य माध्य माध्यमिक वंशक्रम। तो सबसे पहले हम प्राथमिक वंशक्रम देख लेंगे, प्राइमरी देख लेंगे। तो जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे लावा की चट्टान। तो जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लावा की चट्टान पर सबसे पहले काई और लाइकेन उगते हैं और फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे। तो यही हमारा प्राथमिक वंशक्रम हो गया।
जिसे हम अनुक्रमण भी कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है माध्यमिक वंशक्रम, जिसे हम माध्यमिक अनुक्रमण भी कहते हैं। तो इसमें जहाँ जीवन था पर किसी घटना से नष्ट हो गया, जैसे जंगल में आग के बाद पुनः जीवन शुरू होना। तो प्राथमिक अनुक्रमण में माध्यमिक अनुक्रमण में जीवन तो था, लेकिन आग, बाढ़ या तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण वो नष्ट हो गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जंगल में आग लगने के बाद फिर से घास और पेड़ उगना। तो यह वंशक्रम धीरे धीरे एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, जिससे क्लाइमेक्स समुदाय भी हम कहते हैं। तो इसे हम धीरे धीरे यह जो प्रक्रिया है ये एक संतुलित अवस्था तक पहुंचती है, तो इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स समुदाय भी कहते हैं। तो इसे ऐसे समझिए आप, जैसे कोई खाली जमीन पर पहले एक छोटा ढाबा बनता है, फिर लोग आते हैं, घर बनते हैं, बाजार लगता है और समय के साथ पूरा जो शहर है वो बच जाता है। तो यही था हमारा पारिस्थितिक वंशक्रम या पारिस्थितिक अनुक्रमण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश या एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी घटक मिलकर ऊर्जा और पोषण के प्रवाह को बनाए रखते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें सिखाता है कि जीवन अकेला नहीं है, बल्कि परस्पर जुड़ी कड़ियों की चेन है। पारिस्थितिकी पिरामिड और वंशक्रम पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को दर्शाते हैं। तो जो हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड है वो हमें दिखाता है कि ऊर्जा और संसाधन कैसे बढ़ते हैं, और जो अनुक्रमण है वो हमें समझाता है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, वह बदलती रहती है और नए संतुलन बनाती रहती है। तो यह सभी जीवन के टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट आप सभी याद रखिए, इंसान हो, पेड़ हो या नदी हो, हम सब एक ही तंत्र के हिस्से हैं, और अगर एक हिस्सा टूटेगा तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।